हो सकता है प्रतिकूल परिस्थितियां ये हो सकती हैं कि इसमें या तो हम ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग कार्य कर रहे हैं, या हम गर्म मौसम में कंक्रीटिंग कार्य कर रहे हैं, या हम पानी के अंदर कंक्रीटिंग करना चाहते हैं। तो इन परिस्थितियों को हम कहते हैं एडवर्स कंडीशन, या ठीक है प्रतिकूल परिस्थितियां। इन कंडीशन में भी अगर हमें डालना है कंक्रीट तो हम कैसे डालेंगे, उसका क्या मेथड है, ठीक ना, किस प्रकार से उस कंक्रीट को हम कंक्रीटिंग वर्क क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक ना। आइए देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो कहते हैं कि जब एक डाटा लिया गया है कि जब 4 डिग्री सेल्सियस से अगर हमारा टेम्परेचर क्या हो जाए, नीचे हो जाए, तो हम उसे कोल्ड वेदर कंक्रीट मानते हैं। अगर उस कंडीशन में हमें डालना होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कोल्ड वेदर कंक्रीट। अगर वही 40 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, उसका हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना हो, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, उस समय अगर हमें कंक्रीट डालना हो तो हम कहते हैं हॉट वेदर कंक्रीटिंग, मतलब गर्म मौसम में कंक्रीटिंग कार्य, ठीक है। और पानी के अंदर जैसे समुद्र हो गया, नदी हो गया, ठीक ना, इन सब के अंदर अगर हमें कंक्रीटिंग कार्य करना होता है, जैसे ब्रिज बनाना होता है, ये सब चीज़ें, तो हम क्या करते हैं, उसे अंडर वाटर कंक्रीटिंग बोलते हैं। समझ गए आप। तो एक डाटा आपको मिल गया, जहाँ से क्वेश्चन भी मिल गया आपको कि अगर 4 कोल्ड वेदर कंक्रीट या कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग हम किसे कहेंगे, जब 4 बिलो द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस और एबव द 40 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा, हॉट वेदर कंक्रीटिंग, ठीक ना। चलिए तो आइए हम आगे देखते हैं होता क्या है। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग ये बोल रहा है कि कोल्ड वेदर मेथड ऑफ कंक्रीटिंग इज यूज्ड व्हेन द टेम्परेचर इज लो और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे हो, ठीक ना। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग शुड बी लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। ये कितना लिया है, शुड बी लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस, दोनों भी हम ले सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ स्लो रिएक्शन ऑफ कंक्रीट इज टू बी फेस व्हेन कंक्रीट इन कोल्ड वेदर। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कंक्रीटिंग इज टू बी फेस व्हेन, जब हमारा मौसम कैसा है, ठंडा है, ठीक है, तो उस समय कंक्रीटिंग करना है तो स्लो रिएक्शन होता है। स्लो रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम मसाले में, मोटार में हम क्या करते हैं, पानी को डालते हैं तो सीमेंट के साथ तुरंत क्या करता है, एक्शन करने लगता है, ठीक ना। वही एक्शन पानी क्या हो गया, अब वो धीरे 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 सॉलिड फॉर्म में आना चालू हो। जब वो सॉलिड फॉर्म में आने लगेगा तो सीमेंट के साथ रिएक्शन क्या होगा, धीरे धीरे करेगा। तो इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं देखते हैं कि बहुत लंबा तक चलता है, ठीक है। जो हमें एक दिन में पाना होता है, जो हमें स्ट्रेंथ एक दिन में मिलना होता है, वो स्ट्रेंथ हमें 7 दिन में मिलता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कैसे स्लो रिएक्शन को मैनेज कर लें, तो हम उसके स्ट्रेंथ को क्या करें, कम कर लें, अल्टीमेट की तरह ना जाए। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक दिन का स्ट्रेंथ 7 दिन में मिल रहा है, तो 28 दिन का स्ट्रेंथ कितने दिन में जाएगा। फॉर्म वर्क जो हम कर रहे थे उनको जल्दी से हटाने के बजाय वो भी ज़्यादा समय लेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये सब सारी दिक्कतें आती हैं। यही कंडीशन हमारा वो इसमें गर्म मौसम में होता है, तो वो जल्दी से हो जाता है, तो उसको भी कम करना पड़ता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ हम जानेंगे, ठीक है। तो मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर कंक्रीटिंग इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेल्सियस। समझ गए। तो सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है, 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है, ठीक है। ये आप जान गए। पहला ये मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर, ये पूछ सकता है। दूसरा कौन सा प्रॉब्लम फेस होता है, तो स्लो रिएक्शन प्रॉब्लम फेस होता है, ठीक है। और
IS के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से टेम्परेचर कितना रखा गया है, 5 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। ठीक है, चलिए इफेक्ट ऑफ कोल्ड वेदर इन कंक्रीटिंग। कौन कौन से इफेक्ट होते हैं कोल्ड वेदर कंक्रीट में? पहला हो गया डिले इन सेटिंग एंड हार्डनिंग। डिले इन सेटिंग वही बताए कि जो पानी के साथ सीमेंट का रिएक्शन तेजी से होना चाहिए वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। स्लो होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि पानी जमने लगता है, पानी बर्फ के फॉर्म में आने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में हम या तो पानी को क्या करेंगे, गर्म कर देते हैं, या तो पानी को गर्म करेंगे सबसे आसान तरीका, या तो हम उस जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको ढक के रखते हैं, या उस इंग्रेडिएंट्स को एक मिनिमम टेम्परेचर पे हम उसको क्या करते हैं, गर्म कर लेते हैं। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों को हम सेटिंग से और हार्डनिंग होने से क्या करते हैं, बचाते हैं कि जो समय निर्धारित है उसी समय के अनुसार हमारी चीज़ें होती चली जाए। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, कह रहा है कि हाइड्रेशन टाइम डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता था वो किस पे डिपेंड हो जाता है, टेम्परेचर पे। सिंस द टेम्परेचर इन कोल्ड वेदर इज वेरी लो एंड सो देयर अकर द डिले इन सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। समझ गए कि टेम्परेचर पे ही पूरा का पूरा चीजें डिपेंड होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक हम पानी को गर्म कर सकते हैं, ये भी कहीं नोट कर लीजिएगा। फ्रीजिंग ऑफ कंक्रीट एट अर्ली स्टेज। वो कंक्रीट जो होता है वो जल्दी से जल्दी एक बर्फ का फॉर्म बनाने का प्रयास करता है, इसीलिए बोले कि यहाँ पानी को भी हम गर्म कर लेते हैं और कुछ इंग्रेडिएंट्स को भी हम गर्म कर लेते हैं। गर्म करने के बाद उसको हम जल्दी से जल्दी, हमारा मिक्सिंग का समय कम बचता है और उसको जल्दी से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उसे प्लेस्ट कर दें और उसके बाद उसके पूरे के पूरे हम सरफेस को क्या कर दें, ढक दें। ठीक है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर prevent the hydration of cement and make the concrete to expand। ठीक है, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है हाइड्रेशन को, ठीक ना, सीमेंट के हाइड्रेशन, और कंक्रीट को कैसा करता है, एक्सपेंड करता है। क्या करता है, एक्सपेंड करता है, ठीक ना। तो कंक्रीट जब जमेगा तो वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में बनने लगता है। एक्सपेंशन कॉजेज जो है डिसरप्शन ऑफ कंक्रीट ड्यू टू विच द अकर द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। इसी के कारण एक्सपेंशन का जो कारण बनता है वो क्या होता है, उसके क्वालिटी को और स्ट्रेंथ को क्या करता है, कम कर देता है, खो देता है। तीसरा इफेक्ट क्या होता है, फ्रीजिंग एंड थॉविंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना, ठीक है, और थॉविंग का मतलब होता है इकट्ठा। तो ये फ्रीजिंग एंड थॉविंग जो होता है एक्सर्ट फटीग इन द कंक्रीट। जमता है मतलब इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद फैलता है, इकट्ठा होगा फैलेगा, इकट्ठा होगा फैलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फटीग आ जाएगा। ठीक है, फटीग का मतलब क्रैक आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद है प्रिकॉशन वाइल कंक्रीटिंग इन कोल्ड वेदर। क्या क्या हम इसमें करते हैं, आफ्टर प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग द टेम्परेचर शुड बी केप्ट एट 2 डिग्री सेल्सियस अंटिल इट बिकम हार्डन। ठीक है, हॉट वाटर को हम कितना गर्म करते हैं, गर्म करना है हॉट, वो किसको, वाटर को 60 डिग्री सेल्सियस तक, एग्रीगेट को 15 डिग्री सेल्सियस। शुड बी मिक्स बिफोर एडिंग सीमेंट कंटेंट इन द मिक्स। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम एक और काम कर सकते हैं कि मिलावे को हम गर्म करते हैं, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद हम पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा पानी को मिलावे के साथ हम मिला लेते हैं, फिर उसके गर्म पानी से, फिर उसके बाद हम उसमें क्या डालते हैं, सीमेंट डालते हैं। सीमेंट के बाद फिर जो जरूरत पड़ता है हम पानी डाल के हाली से मिलाते हैं और मिला के हम प्लेस्ट करते हैं। ये नहीं कि पहले सीमेंट मिलाए फिर उसके बाद, ऐसा नहीं करना है। ठीक है,
ऐसा हम इसलिए करते हैं कि मिलावे को सीमेंट के बिना अगर हम पानी के साथ मिलाते हैं तो पानी जब हमारा गर्म रहेगा तो वो पूरे मिलावे के टेम्परेचर को क्या करेगा, मेंटेन कर देगा। मेंटेन करने के बाद जब हम सीमेंट के साथ हमें मिलाएंगे तो वो क्या करेगा, उसका रिएक्शन कम नहीं होगा, रिएक्शन जितना होना चाहिए उतना आ जाएगा। फिर हम उसमें क्या करते हैं, गर्म पानी और मिला देते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो फिर उसके साथ मिक्सिंग करके तुरंत प्लेस कर देते हैं, ठीक ना। तो जो स्टार्टिंग में पढ़े थे स्लो रिएक्शन वाला चीज है ना, उसको हम क्या करते हैं, मैनेज कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो एडमिक्सर आता है, कैल्शियम क्लोराइड कितना 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैन बी यूज्ड इंक्रीज द इंटरनल टेम्परेचर एंड रेट ऑफ हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है। फॉर्मर शुड बी क्लीन एंड फ्री ऑफ स्नो और आइस एंड आल्सो डैमेज कंक्रीट ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन शुड बी एलिमिनेटेड। कह रहा है कि जो हमारा फर्माबंदी या फॉर्म वर्क होता है, कंक्रीट को प्लेस्ड करने से पहले उसको साफ कर लेना चाहिए। अगर वहां पे कोई बर्फ जमा हुआ है तो वहां से हटा देना चाहिए। और अगर कंक्रीटिंग में कोई भी बर्फ का गोला बन गया है, ठीक ना, या वो कंक्रीटिंग इकट्ठा हो गई है, जम गई है, तो उसको वहां से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कंक्रीटिंग सरफेस शुड बी कवर टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड टू प्रोटेक्ट द कंक्रीट फ्रॉम फ्रॉस्ट, ठीक है। जैसा हम बोल रहे थे कि उस पूरे सरफेस को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए फिर उसके बाद 6 नंबर पे आता है क्यूरिंग एंड फॉर्म वर्क स्ट्रिपिंग टाइम शुड बी केप्ट फॉर लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक का करना पड़ता है। फ्रोजन एग्रीगेट शुड नॉट बी यूज फॉर कंक्रीटिंग, ठीक ना। लो प्रेशर वेट स्टीम प्रोवाइड द बेस्ट मीन्स ऑफ बोथ हीटिंग एंड एनक्लोजर एंड द मॉइस्ट क्यूरिंग टू द कंक्रीट। लो प्रेशर पे, ठीक ना। वेट स्टीम मतलब हम भाप भी अगर प्रोवाइड करा सकते हैं तो उसमें करा देते हैं, और यह एक सबसे बढ़िया आसान तरीका है टेम्परेचर को मेंटेन करने का, ठीक है बालक। चलिए अब आता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, कोल्ड वेदर में हमें क्या करना चाहिए, ठीक ना। कोल्ड वेदर में पानी को और एग्रीगेट को मिला लेना चाहिए गर्म करके, ठीक ना। तो ये सारी, अब हॉट वेदर में क्या करते हैं, उसी का जस्ट उल्टा होगा। जैसे हम ठंडे मौसम में पानी को गर्म करते थे, वैसे गर्म मौसम में पानी को ठंडा करेंगे और जरूरत पड़ने पे बर्फ का गोला भी डालते हैं, समझ गए, ये चीजें हो गई। उसके बाद उसमें भी हम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सरफेस को ढकते थे, और इसमें भी टेम्परेचर को हम मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, सरफेस को ढक देते हैं। और गर्म मौसम में जहां तक प्रीफर किया जाता है, या तो शाम के समय या तो उसको पूरा कवर करके या आसपास चारों तरफ पानी का एरिया बना के उसको क्या किया जाता है, कंक्रीटिंग कार्य किया जाता है। चारों तरफ पानी का एरिया बनाने का मतलब ये है कि अगर आप जहां खड़े हैं, आप गर्मी का मौसम है तो लोग ठंडे प्रदेशों में जाना चाहते हैं, नदी के किनारे जाना चाहते हैं। आप जो हमारा होता है, ठीक ना, इनके किनारे चले जाइए तो वहां से जो हवा बहती है वो क्या होता है कि ठंडी हवा आती है, ठीक। तो जब जहाँ कंक्रीटिंग करना है उसके चारों तरफ अगर पानी है तो उधर की जो हवा बहेगी वो क्या करेगा, ठंडी हवा बहेगी, तो वो कंक्रीटिंग के पास आएगा, और कंक्रीटिंग के पास जब ठंडी हवा आएगी तो हमारा कंक्रीट के टेम्परेचर को बराबर करेगा। ये चाहिए, ठीक। तो कह रहा है कंक्रीट प्लेस्ड एट एन टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस टर्म एज हॉट वेदर कंक्रीट, ठीक, पहले बता चुके हैं। इफेक्ट ऑफ हॉट वेदर ऑन कंक्रीट, कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं। पहला, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक। रैपिड रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड इवेपोरेशन ऑफ मिक्सिंग वाटर। जो रेट ऑफ हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए था वहां पे धीरे होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। जो रिएक्शन
हमें 7 दिन में मिलता था, जो स्ट्रेंथ हमें 7 दिन में मिलना चाहिए वही स्ट्रेंथ यहाँ पे 1 दिन में मिल जाएगा, और जस्ट इसी का उल्टा कोल्ड वेदर में होता था। ठीक है, तो लेस फिनिशिंग टाइम एंड ग्रेटर प्लास्टिक श्रिंकेज। ओके, प्लास्टिक श्रिंकेज का मतलब, इलास्टिक और प्लास्टिक का मतलब आप जानते हो। इलास्टिक का मतलब है कि अगर किसी वस्तु को खींचा जाए तो वो अपने स्थान से चेंज हो जाता है, लेकिन फिर उसी वस्तु को छोड़ दिया जाए तो फिर वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। और प्लास्टिक में क्या होता है कि ये अगर जम जाएगा तो इसमें क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, और जब एक्सपेंड हो जाएगा तो वो फिर से वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा। ठीक ना, तो यही कह रहा है कि फिनिशिंग का टाइम भी कम मिलता है और प्लास्टिक श्रिंकेज का इसमें क्या हो जाता है, संभावना भी ज्यादा रहती है। इवेपोरेशन ऑफ क्यूरिंग वाटर एंड वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फॉर्मवर्क। क्या कह रहा है कि जो क्यूरिंग वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, कहां से, उसके फॉर्मवर्क से। ठीक ना, प्रिकॉशन वाइल कंक्रीटिंग इन हॉट वेदर। कौन कौन सा हमें प्रिकॉशन करना है। पहला कह रहा है कि एग्रीगेट टेम्परेचर कैन बी मेंटेन बाय वाटरिंग और कीप देम कवर्ड। या तो उस पर पानी का छिड़काव किया जाए या तो उसको क्या किया जाए, ढक के रखा जाए। फॉर हॉट वेदर कंक्रीट मस्ट द फॉर्मवर्क बिफोर कंक्रीटिंग टू रिड्यूस वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम कंक्रीटिंग मिक्स। ठीक है, लो हीट सीमेंट शुड बी प्रीफर for hot weather concrete. Retarding admixture should be used to reduce the setting. इसमें यह ध्यान रखिएगा, हॉट वेदर में रिटार्डर एडमिक्सर यूज किया जाता है और जस्ट उसमें क्या यूज किया जाता है, एक्सीलरेटर यूज किया जाता है। ये चीजें पूछती हैं। कंप्लीट द कंक्रीटिंग ऑपरेशन लाइक ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग एंड फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट एज फास्ट एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कर लेते हैं। व्हेन द डे टेम्परेचर इज वेरी हाई देन द इट बेटर टू डू कंक्रीटिंग इन द इवनिंग टाइम में। ठीक ना, फिर आइए, कह रहा है कि अंडर वाटर, अब हॉट वेदर कंक्रीट हो गया। अब हम आते हैं एडवर्स कंडीशन। तीसरे कंडीशन हमारी बनती है अंडर वाटर कंक्रीट। तो कह रहा है कि द अंडर वाटर कंक्रीटिंग टेक्निक डिजाइन मोस्टली टू प्रिवेंट सीमेंट वॉश आउट। ठीक है, जो अंडर वाटर कंक्रीट होता है इसकी डिजाइन इस प्रकार से की जाती है कि जो हमारा सीमेंट धुलता है उससे पानी के साथ जो धुलने की संभावना बनी रहती है उससे हम क्या करें, बचाव कर सकें। ठीक ना, अंडर वाटर कंक्रीटिंग नीड नॉट be compacted as concrete get automatically compacted by the hydrostatic pressure of water। अंडर वाटर जो हम कंक्रीट करते हैं उसे कॉम्पैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक क्या होता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के द्वारा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया, पूछ लेता है कि अंडर वाटर कंक्रीट में कौन सा प्रेशर होता है। तो कौन सा प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। क्या अंडर वाटर कंक्रीट में हम कॉम्पैक्टिंग करते हैं, जरूरत पड़ती है, यस और नो? नो। कंक्रीटिंग इन वाटर कैसे करते हैं, इफ द वाटर डेप्थ इज शैलो देन देयर शुड बी यूज्ड कॉफर डैम अराउंड द कंस्ट्रक्शन साइट। अगर कह रहा है कि जहां हमें वाटर डेप्थ में है, ठीक ना, यदि पानी में शैलो चौड़ाई के हिसाब से काम करना है या चौड़ा ज्यादा है तो उस समय हम क्या करते हैं, उसके चारों तरफ क्या बना देते हैं, कॉफर डैम बना देते हैं। कॉफर डैम बनाने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हमें बनाना है, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक ना, और पानी इधर से बह रहा है, ठीक, तो इधर हम क्या करते हैं, पानी को रोक देते हैं कॉफर डैम बना के, या इनके पानी को दिशा को हम बदल देते हैं। ठीक ना, कुछ समय के लिए हम रोक भी सकते हैं। फॉर अंडर वाटर कंक्रीट 10% एक्स्ट्रा सीमेंट, ये भी क्वेश्चन है कि कितना परसेंट एक्स्ट्रा लेते हैं, कि तो 10% एक्स्ट्रा सीमेंट शुड बी यूज्ड टू फुलफिल द लॉसेज ऑफ सीमेंट सोल्यूशन इन वाटर
देयर आर सेवरल मेथड टू कैरी आउट अंडर वाटर कंक्रीट सच एज, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन सा मेथड है? पहला होता है ट्रेमी मेथड, दूसरा होता है बाई ग्राउटिंग, जनरली अडॉप्टेड फॉर प्लगिंग द वेल फाउंडेशन के लिए। पंपिंग टेक्निक, हाइड्रोवाल्व मेथड, पेन्यूमेटिक वाल्व मेथड, बाई स्किप्स मेथड, बैग कंक्रीट मेथड, टॉगल बैग मेथड। तो ट्रेमी मेथड आपको बताया था, ट्रेमी मेथड एक प्रकार का हमारा मेथड होता है जो हमारा क्या होता है, इस प्रकार का हो बना होता है, ठीक है, और इस हो में कंक्रीट उठाते हैं और ऐसे पैक करते हैं और ले जाके वहाँ पे ले जाके रख देते हैं, और जहाँ पे ले जाके रखते हैं फिर नीचे यहाँ पे ऐसे खोल देते हैं, इस प्रकार से कंक्रीट नीचे तक पहुँचाते हैं। तो ये बाई ट्रेमिंग मेथड में होता है। बाई ग्राउटिंग आप भी जानते हो, एक प्रेशर के द्वारा पाइप नीचे तक जाती है, वहीं से हम कंक्रीट भेजते रहते हैं। पंपिंग के द्वारा, वही सब बाई ग्राउटिंग पंपिंग हो गया, ठीक है। हाइड्रो वाल्व मेथड द्वारा, ठीक ना, तो एक वाल्व लगा रहता है पूरा, पिन्यूमेटिक वाल्व मेथड होता है, बाई स्किप मेथड हो गया, ठीक ना। बैग पहुंचा, मतलब बैग में कंक्रीट भरा रहता है और एक बैग के ऊपर दूसरा बैग रखते चले जाते हैं, टॉगल बैग्स मेथड होते हैं, ठीक ना। ये ट्रेमी मेथड में दिया है, यूपीपीसीएल जेईई में पूछा था, जेएसएससी जेईई में पूछा था, फिर जीईएस में पूछा है। कह रहा है कि ए ट्रेमी पाइप इज ए पाइप हैविंग डायमीटर 20 से 30 सेंटीमीटर, कैपेबल टू इजी कपलिंग फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ लेंथ, ठीक है, टू अवॉइड इंटरमिक्सिंग वाटर and concrete in the pipe, a wooden plug or thick polythene sheet or other material is used to seal the end of pipe. At all the stage, tremie pipe remains inside the concrete, ठीक ना, जो बताया आपको, so that no water enter into the pipe from the bottom. Water cement ratio tremie method 0.30 के बराबर होगा या इससे कम होगा। M20 कंक्रीट ग्रेड हमारा क्या करते हैं, यूज करते हैं ट्रेमी मेथड में, ओके। आइए, फिर कह रहा है कि सल्फेट रेजिस्टिंग एंड हाई एल्यूमिना सीमेंट शुड बी प्रीफर, ठीक है। कौन सा सीमेंट? सल्फेट रेजिस्टिंग एंड हाई एल्यूमिना सीमेंट। प्रीकास्ट यूनिट ऑफ प्लेन कंक्रीट शुड बी यूज्ड इन सी वाटर। हम मैक्सिमम क्या प्रीफर करते हैं, प्रीकास्ट यूज करते हैं, कि कोई भी चीजें हो पहले से प्री कास्टिंग में ले जाके वहां पे असेंबल कर दिया जाए, बना दिया जाए, ठीक ना। तो ये था हमारा और आपके बीच एक सिंपल सा, छोटा सा, आसान, बिल्कुल साधारण प्रकार का हम एक चैप्टर जाने हैं, समझे हैं, और बहुत ही मजा भी आया होगा, जानकारी भी मिली होगी, ठीक है। तो अब इससे कोई अगर क्वेश्चन आता है एडवर्स कंडीशन से, तो हमें नहीं लगता कि अगर वो छूट जाएगा। गिने चुने 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 3-4 क्वेश्चन अगर ये 3 जो भी ब्लॉग बना के दिए हैं एक बार आप ध्यान से और देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद रहेंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।